इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारी टीम के द्वारा इलाइट एजुकेशनल ऐप को लॉन्च कर दिया गया है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा और इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। बहुत ही नवीनतम जानकारी आपको यहाँ पे इसकी मिलने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए आप इसकी यहाँ पे इमेजेस देख पा रहे होंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस है हमारे इस ऐप का, जो कि काफ़ी लंबे समय से हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में लीन अभ्यर्थियों की एक आवश्यकता थी, एक प्रयास किया गया है हमारा। और देखिए पवन ठाकुर जैसे स्टूडेंट्स ने भी इसे सराहा है। सर ऐप बहुत सहायक है। ऐप का इंटरफेस भी बहुत ही सिंपल और अट्रैक्टिव है, जिसमें सभी महत्वपूर्ण सामग्री जो परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होगी दी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। तो आप लोग भी इस ऐप के साथ एक बार जरूर पढ़िएगा। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ भी इसी लिंक में आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। इसी ऐप पे देखिए डाउनलोड स्टडी मटेरियल में जाइएगा, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ भी मिलना शुरू हो जाएगी। एक बार जरूर आप इस इंटरफेस को एक बार आप अट्रैक्ट होइएगा इससे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो के अंत में बहुत ही ज़बरदस्त आज की ज्ञानवर्धक कमेंट्स हमें मिली है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और कुछ ऐप के बारे में भी हमें जानकारी दी गई है स्टूडेंट्स के माध्यम से, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। ये 9 तारीख के करंट अफेयर्स है, जिसमें राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, देश की पहली किसान रेल किन 2 शहरों के बीच में चलेगी। तो देखिए यहाँ पे आपने पहचानना है कि ये पहली रेल किसान रेल किन 2 शहरों के बीच में चलेगी। अवधपुरी से दानापुर, पटना से दानापुर, नालंदा से दानापुर, या नासिक से देवलाली से, या बिहार के दानापुर में। देखिए यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा नासिक से देवलाली और उसके बाद बिहार के दानापुर में। ठीक है, यदि देखिए आप इसको नासिक से बिहार भी आपसे पूछा जा सकता है, या डायरेक्ट इनके स्टेशनों के बारे में भी पूछा जा सकता है। देवलाली से दानापुर के बीच में अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। पहली ट्रेन है और बहुत सी परीक्षाओं में ये इस तरह के प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विशेषकर किसानों के संदर्भ में बात की जा रही है तो ये और भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। श्रीलंका के संसदीय चुनाव जीतकर कौन देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? मोहन राजपक्षे, आदित्य राजपक्षे, महिंद्रा राजपक्षे, या महेंद्र सिंह शर्मा। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका में आम चुनावों में राजपक्षे परिवार की जो पार्टी है, जिसका नाम है श्रीलंका पीपल्स पार्टी, याद रखिएगा SPP। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2/3 बहुमत से इन्हें जीत दर्ज हुई है। और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति, इनका नाम है गोटबाया राजपक्षे, ये इन्हीं के भाई है। पहले ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जब इनके भाई महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री बने तो इन्हें वहाँ पे राष्ट्रपति बना दिया गया। काफ़ी दिनों से ये चुनाव के बारे में चर्चाएं हो रही थी कि कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में किस तरह से चुनाव होंगे। आखिरकार इनके ऑफिशियली रिजल्ट्स आ चुके हैं, याद रखिएगा। यहाँ से भी आपको एक प्रश्न जरूर बनेगा विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में। अगला प्रश्न है, इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड के 9वें संस्कार में किसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? कलावती, कलीपुरी, कलीश्वरी देवी, या भगवती राठौर। तो इसका सही उत्तर आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी, यानी कलीपुरी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की गई है? पहचानिए इस योजना का नाम क्या है? बैंक विकास योजना, बैंक प्रगति योजना, समृद्ध बैंक योजना, या पायलट योजना। तो इसे पायलट योजना के अंतर्गत RBI इस प्रोजेक्ट को शुरू कर रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज, हाल ही में किस देश द्वारा जम्मू कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समक्ष उठाया? देखिए जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, था और रहेगा। ये बात हमें भी पता है और बहुत से बुद्धिजीवियों को भी पता है। ठीक है, लेकिन UNSC की बात करें तो वहाँ के जो परमानेंट मेंबर्स है उसमें एक ऐसा देश है जिसको भारत के कुछ इस तरह के आंतरिक मुद्दों में भी समस्या रहती है। तो उस देश को आपने पहचानना है, चीन, अमेरिका, जापान, या रूस। ठीक है, देखिए जापान तो UNSC का मेंबर है नहीं, तो ये ऑप्शन तो पहले ही बार हो गई। ठीक है, तो देखिए रसिया भारत का काफ़ी पुराना अच्छा मित्र रहा है, अमेरिका भी अच्छी सपोर्ट कर रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चीन। चीन देखिए पाकिस्तान के साथ में उसकी काफ़ी अच्छी मित्रता है, तो पाकिस्तान के हो सकता है कि इनकी आपसी मित्रता के आधार पे इस तरह के मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन होना वहाँ पे कुछ भी नहीं है। वर्तमान में ये भारत का एक यूनियन टेरिटोरीज है, और जैसे संकेत मिलते हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि कुछ समय बाद ये पूर्ण राज्य पुनः इसकी बहाली होगी। भारत के किस राज्य द्वारा
परिवार पहचान पत्र फैमिली आइडेंटिटी कार्ड योजना शुरू की। आपने राशन कार्ड सुना था, आधार कार्ड सुना था, कोई और सुना था? देखिए कितना एडवांस राज्य है जिसने परिवार पहचान पत्र ही लॉन्च कर दिया है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या हरियाणा? तो इसका सही उत्तर होगा हरियाणा सरकार द्वारा यह शुरुआत की गई है। याद रखिएगा हरियाणा में मिलीजुली सरकार बनी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता है मनोहर लाल खट्टर, ये मुख्यमंत्री है, और दूसरी तरफ जो उन्होंने गठबंधन किया है उसके नेता है दुष्यंत चौटाला, इन्हें वहां का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। 5 अगस्त को किन केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की पहली वर्षगांठ बनाई गई? जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार, लद्दाख और चंडीगढ़। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि चंडीगढ़ काफ़ी पहले बन चुका है, अंडमान निकोबार भी काफ़ी पहले बन चुका है, तो चंडीगढ़ यहाँ पे है। तो इसका सही उत्तर आप करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख। छोटी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस भारतीय पत्रकार को राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार के लिए चुना गया? पुरस्कार का नाम क्या है जी? प्रेम भाटिया। इसी तरह के जो नवीनतम पुरस्कार या इस तरह के नवीनतम भी इसे नहीं कहा जा सकता, जो इस तरह के यूनिक प्रश्न होते हैं कंपटीशन में आजकल वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पहचानिए इनका नाम क्या है? मोहन सिंह तिवारी, अर्जुन घोष, दीपांकर घोष या अरविंद घोष? तो इसका सही उत्तर आपको बता दें, दीपांकर घोष इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन इज राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में कहाँ पर स्थापित किया गया है? देखिए राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय तो मणिपुर की यहाँ पे बात की जा रही, तो ये जयपुर भी मणिपुर में नहीं है, शिमला भी नहीं है, रांची भी नहीं है, तो सही उत्तर क्या हो जाता है? इम्फाल। देखिए कई बार तो इस तरह के ऑप्शनों में से भी आप अपना प्रश्न यदि कुछ भी पता नहीं है आपको तो यहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं उसको, ठीक है। तो बहुत से विद्वान ऐसे भी होते हैं जो रांची कर देंगे, जयपुर कर देंगे या शिमला कर देंगे। तो देखिए आपको अपना 4 ऑप्शनों में से अपना उत्तर पहचानना भी आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन आज बिल्कुल यूनिक डाली थी। 7 अगस्त 2020 को यूपीएससी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? लो जी यूपीएससी का चेयरमैन भी बदल गया है, पहचानिए उसका नेम। एचएस में कुछ टाइम से हम देख रहे हैं इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। प्रोफेसर प्रदीप शर्मा, प्रोफेसर जगमोहन घोष या प्रोफेसर आदित्य सिंह राठौर या प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी? द राइट आंसर इज हियर प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डेफिनेटली आपको ये प्रश्न जरूर किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिलेगा। एक कैग का चेयरमैन हो गया, ये अभी जम्मू कश्मीर में जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं, और अभी यूपीएससी के 3 प्रश्नों में से आप मान के चलिए ये क्या 2 प्रश्न आपको विभिन्न तरह के रेगुलरली विभिन्न तरह के कंपटीशन में देखने को मिलेंगे। ये हमारा पिछले 10 वर्षों का तजुर्बा इस तरह का अनुमान लगा सकता है। छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के लोकसभा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2015 में यूपीएससी के सदस्य बने थे, और देखिए 2020 में अगस्त 2020 में 7 अगस्त 2020 को इन्हें बना दिया गया है यूपीएससी का चेयरमैन। और इनका जो कार्यकाल है वो देखिए 12 मई 2021 तक रहेगा। ज़्यादा लंबा कार्यकाल तो नहीं है, लेकिन फिर भी यूपीएससी के चेयरमैन नियुक्त हो चुके हैं। नेक्स्ट वन इज रा अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोबर्ट माफी चाहता हूँ इसके लिए, कोबर्ट ऑपरेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो आपको बताना है कि रा हिस्ट्री ऑफ इंडिया कोबर्ट ऑपरेशन के लेखक कौन है? यादवेंद्र यादव, जोगिंदर यादव, यतीश यादव या जगपाल यादव? तो इसका सही उत्तर होगा यतीश यादव, यानी ऑप्शन सी। यतीश यादव के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। और इस किताब की विषय वस्तु भी याद रखिए किसके ऊपर लिखा गया है, क्योंकि इसकी विषय वस्तु भी पूछी जा सकती है, काफ़ी दिलचस्प है इसकी विषय वस्तु। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि यह पुस्तक भारत की जासूसी एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा द्वारा किए गए वीरतापूर्ण कार्यों के संचालन पर आधारित है। रा ने जो वीरतापूर्ण कार्य किए हैं उन्हें इसमें डाला गया है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख है सामंत गोयल, और इसका मुख्यालय है दिल्ली में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर 6। कुछ लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में हिरोशिमा के बारे में। 6 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक एक बम गिराया था। ये प्रश्न भी बहुत बार परीक्षाओं में पहले पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर सी इज द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश से अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो के अंत में कमेंट्स और बुक्स के बारे में बात करेंगे। कुल्लू और किन्नौरी सॉल को भारत सरकार द्वारा किस अधिनियम के अंतर्गत आरक्षित किया गया है? हथकरघा पायलट प्रोजेक्ट या हथकरघा अधिनियम, हथकरघा विकास योजना या उपरोक्त में से कोई नहीं? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर बी, यानी हथकरघा अधिनियम के तहत इसे भारत में से क्या किया, इसमें हिमाचल प्रदेश में से क्या किया गया है, इसे आरक्षित किया गया
गया है। और आपको बता दूं जो कुल्लू का शॉल है और किन्नौरी शॉल है काफ़ी फेमस है, ठीक है, काफ़ी दुनिया में इसको काफ़ी पसंद किया जाता है, भारत के बाहर भी इसे भेजा जाता है। और एक और महत्वपूर्ण आपको प्रश्न यहाँ पे बता दूं, जो किन्नौरी और कुल्लू शॉल है उसको भारत सरकार द्वारा हथकरघा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आरक्षित किया गया और इन दोनों उत्पादों का पेटेंट भी करवाया गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पेटेंट वाले प्रोडक्ट है, इनका अधिकार हिमाचल प्रदेश का ही है, इस तरह का कोई और राज्य प्रोड्यूस अब नहीं कर सकता। देखिए 7 तारीख को बनाया गया आपका यहाँ पे हथकरघा दिवस, तो उसी के बाद ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नेत्री है उनके बीच में, ठीक है। तो उसके बीच में सारे प्रश्न निकल के आते हैं और बहुत यूनिक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस गांव को देश के 10 हथकरघा गांव में शामिल किया गया है, ठीक है। 10 गांव है पूरे दुनिया में, उसमें से हिमाचल प्रदेश का भी एक गांव है जिसे हथकरघा गांव के रूप में चिन्हित किया गया है। पहचानिए उस गांव को कौन सा है। कुल्लू जिला का मलाना गांव, कुल्लू जिला के प्रीणी गांव या कुल्लू जिला के सरन गांव या उपरोक्त सभी। द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर सी। कुल्लू जिला में एक सरन गांव है जिसे भारत के 10 हथकरघा गांवों में से सम्मिलित किया गया है। अलाइड सर्विसेज में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब समझ लेते हैं जो मलाना है। मलाना विश्व के सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए प्रसिद्ध है और प्रीणी में स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का घर था, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक थोड़ा सा आपको फंडिंग के बारे में भी बता देते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 118.63 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं, जबकि राज्य सरकार इसमें, राज्य सरकार मतलब हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार 13.40 लाख रुपए का योगदान करेगी। राज्य सरकार एक जिला एक उत्पाद की अवधारणा को बढ़ावा देने का प्रयास भी कर रही है। बहुत स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है कि सर सिंगल लाइनर में आप उपलब्ध करवाएं, तो आप हमारे इलाइट स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। वहाँ पे सारे के सारे करंट अफेयर सिंगल लाइनर में इसी सीक्वेंस में वहाँ पे उपलब्ध है, हिमाचल प्रदेश के भी, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय भी, साथ में गिरिराज भी आपको वहीं पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। हथकरघा उद्यमियों को राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के माध्यम से धागा खरीदने के लिए कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। देखिए पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि ये जो सब्सिडी वाले प्रश्न है, चाहे आप इसके लिए किसी तरह की सब्सिडी की बात करें, ये एक प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रश्न मुझे बड़ा यूनिक प्रश्न लगा और किसी परीक्षा में इसको आने की संभावना भी जताई जा सकती है। तो पहचानिए कि हथकरघा विकास निगम के माध्यम से यदि धागा खरीदना है तो कितने प्रतिशत का अनुदान सरकार उपलब्ध करवाएगी। 10%, 20%, 30% या 40%। द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर ए, यानी 10% सब्सिडी सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं इसको इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मानता हूं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कुफरी के वैज्ञानिकों ने आलू की कौन सी नई किस्म तैयार की है। पहले तो समझ लीजिए जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है कहाँ पे है, कुफरी जिला शिमला में स्थित है। इनके द्वारा आलू की एक नई किस्म तैयार की गई, उसके नाम को पहचानिए। कुफरी कैलाश, कुफरी करण या कुफरी उज्ज्वल या कुफरी संपूर्ण, ठीक है। आपको बता दें इसका राइट आंसर है इसका कुफरी करण नाम से इसे ईजाद किया गया। क्या इसकी विशेषता है, आइए इसे समझ लेते हैं। कुफरी करण के इस सफेद आलू के बीज के कंदों का भार 40 से 60 ग्राम तक होता है। कुफरी करण आलू बीमारी और निमोटोड जैसे वायरसों से लड़ने की क्षमता रखता है। भुजिया आलू की पैदावार भी अच्छी है और यह 100 से 120 दिन में तैयार हो जाता है। याद रखिएगा ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा फिरा के भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन काफ़ी अच्छी इन्वेंशन यहाँ पे देखने को मिल रही है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कुफरी के द्वारा। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। अब बारी है आपके बहुत ही बेहतरीन कमेंट्स के बारे में। सबसे पहले चलते हैं अनिल कुमार की तरफ। लेकिन कमेंट्स से हमें बहुत से प्रश्न सीखने को मिलेंगे। कल मैंने पूछा था कि बताइए भारत में कितने राज्य और कितनी स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे इसका उत्तर बताया गया 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटोरी। द आंसर इज राइट, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटोरीज कौन से, इनका नाम रख लीजिए, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख लीजिए। और अनिल कुमार के बारे में एक बार थैंक्स आपको जरूर लिखना है, क्योंकि काफ़ी मेहनत करके उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है। अनिल जी आप इसी तरह से कमेंट करते रहे, आप खुद भी अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे हो, औरों को भी करवाते रहे, यही सबसे अच्छा एक अभ्यर्थी के लिए, इससे अच्छा मेरे ख्याल से कोई प्रण या संकल्प नहीं हो सकता। तो 8 यूनियन टेरिटोरीज कौन कौन सी है? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पांडुचेरी, अंडोमान एंड निकोबार इसलैंड एंड नेक्स्ट वन इज हियर चंडीगढ़। और अगली देखिए दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, लक्षद्वीप और लद्दाख। ठीक है, इन्होंने काफ़ी अच्छा देखिए आगे भी लिखा है। JNK और लद्दाख दोनों देखिए कब बनी है, 5 अगस्त 2019 को बनी है, हाल ही में इनका 1 वर्ष हुआ। ठीक है, तो ये पूरा देखिए उन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी यहाँ पे दी थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू है और कश्मीर
आगे इन्होंने कहा है कि जम्मू और कश्मीर और दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो है वो लक्षद्वीप है। ठीक है, तो पॉपुलेशन के आधार पे भी बताइए आप, पॉपुलेशन के आधार पे सबसे बड़ी यूटी कौन सी है हमारी और सबसे छोटी कौन सी है, कल के लिए आपके लिए होमवर्क है। और देखिए शोभा कनवार जी इनके द्वारा भी अच्छी जानकारी दी गई, 2020 समर ओलंपिक्स के बारे में इन्होंने जानकारी दी है। देखिए इन्होंने कहा है कहाँ कहाँ ये आयोजन होता है। शोभा कनवर जी थैंक यू वेरी मच। और देखिए इन्होंने भी कहा है आगे अपनी जानकारी में यहाँ पर कि 9 यूनियन टेरिटोरीज है, नहीं यहाँ पे यूनियन टेरिटोरीज 8 ही है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 6 मंथ वाली बुक अवेलेबल है क्या सर, मुझे परचेज करनी है। देखिए मैं आपको बता दूं हमारी जितनी भी बुक्स है तो आपको elasticstudy.co.in इस वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से ऑर्डर कीजिएगा। आपको घर बैठे इंडियन पोस्टल सर्विसेज जैसी ट्रस्टेड जो एक इसकी डिलीवरी की एजेंसी है उसके साथ में आपको किताब आपके घर मिल जाएगी। आजकल इनका काम काफ़ी अच्छा, ऑनलाइन ऐप्स जैसे आपका ऑर्डर आता है उसके बाद हम उसको डिस्पैच करवाती है हमारी IT वाली टीम, तो उसके बाद वो डायरेक्टली आपके पास उसका एक मैसेज आ जाता है, उसके बाद आप उसे ट्रैक कर सकते हो और अपने नज़दीकी पोस्टमैन के संपर्क से इन किताबों को घर बैठे प्राप्त कर सकते हो, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। देखिए रुचि राणा जी, ओ माय गॉड थैंक यू सो मच जिला स्टडी ऐप, गॉड ब्लेस यू सर। रुचि राणा जी आपके इस प्यार के लिए शुक्रिया, क्योंकि हमने भी काफ़ी कड़ी मेहनत की है पिछले 3-4 वर्षों जब से हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं। एक कोशिश थी कि हिमाचल प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए एक ऐसा ऐप लाया जाए जिसमें सच में ही कुछ टैलेंट यहाँ से निकले, क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी दिक्कत है ना कोई गाइडलाइन की व्यवस्था है, ना ही यहाँ पे कोई उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री विशेष तौर में हिंदी में तो अवेलेबल नहीं है। तो हमारा प्रयास है इसे जारी रखेंगे, आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो इसे और भी बेहतर करेंगे। थैंक यू सो मच सर, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। AB म्यूजिक द्वारा कमेंट किया गया, थैंक यू वेरी मच। अमित कुमार जी लिखते हैं थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल रिप्लाई, बस अब तो 13 सितंबर का वेट रहेगा। थैंक यू सो मच गुरु जी। इनकी डिमांड थी कि सर आप HS का एक ब्रीफली वीडियो लाए, तो अमित कुमार जी को हमने कह दिया कि अमित कुमार जी आएगा, आपका वीडियो अच्छे से आएगा, अच्छी मेहनत करेंगे, आपको विजन दिखाएंगे और उस वीडियो के आधार पर यदि आपने संकल्प ले लिया तो अगले वर्ष आप HS भी बन सकते हैं, ऐसे ही हमारी अनुमान है। पढ़ना आपने, गाइडलाइन हम करेंगे। GOIT के लिए भी एक एडवांस्ड लेवल की कंप्यूटर सीरीज बना दीजिए। रुस्टिक अनिल जी, कोशिश तो पूरी है पर समय का आप थोड़ा सा अभाव रहता है। कोशिश तो हमारी टीम कर रही है कि GOIT की एक बेहतरीन किताब लाई जाए, लेकिन कहाँ तक वो पहुँच पाती है वक्त बताएगा। आप सबका बहुत ही शुक्रिया इन कमेंट्स के लिए, और इसे सुझाव मैं आज के वीडियो में भी आपसे उम्मीद करता हूँ। elasticstudy.co.in वेबसाइट पर जाइएगा, यहाँ पे हमारी हिमाचल प्रदेश से समग्र अध्ययन काफ़ी बेहतरीन किताब है, हाफ ईयरली मैगजीन, दोनों किताबों का आप PDF रिव्यू कर लीजिएगा। और देखिए नवीनतम किताब है हमारी क्लर्क परीक्षा के लिए, 1850 प्लस क्वेश्चन इस किताब में सॉल्व किए गए हैं। इसे भी आप घर बैठे इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से हमारी वेबसाइट से मंगवा सकते हैं। मंडी में प्रकाश एंटरप्राइजेज के पास भी हमारी किताबें उपलब्ध है, यहाँ से भी आप मंगवा सकते हैं। नीचे देखिए विभिन्न तरह के डीलर्स के यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, यदि आपको कहीं आप बाहर से भी है तो इन डीलरों के माध्यम से भी आप अपने घर के नज़दीक भी किताबें किताबें खरीद सकते हैं। ठीक है, ये ऑफलाइन स्टोरेज है जहाँ से आप इन किताबों को प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन elasticstudy.co.in पर तो किताबें उपलब्ध है ही है, जिन्हें आप इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से अपने घर मंगवा सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये था कंप्लीट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग elasticstudy यूट्यूब चैनल।